क्या हाल चाल। जबरदस्त। आई होप आप जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आप जानते हैं क्लास 12 की हम ये सीरीज चला रहे हैं बायोलॉजी की। एक चीज बहुत बारीकी से मैं आपको यहाँ पर बताता चलूंगा प्यारे बच्चों। कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, केवल अपने नोट्स निकालिए और राइट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए चीजों को। क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूं कॉन्सेप्ट इज अ पावर मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, जो एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूं आपका। देखो बच्चों, पहली वीडियो में इससे मैंने ये बता दिया था कि जो पुष्प था उस पुष्प से ही फल का निर्माण होता है। आपने अपने आसपास पेड़ देखे होंगे, सबसे पहले उस पर फूल आता है यानी पुष्प आता है, उसके बाद धीरे धीरे फल बनता चला जाता है। तो वही कहानी मैंने यहां बताई है कि पुष्प से फल बनता है। उसके बाद पादप देख रहे हैं, दो प्रकार के पादप मैंने आपको बताए। किसके आधार पर? फलों के आधार पर हैं ये दोनों पादप। फलों के आधार पर यानी एक फलनी और बहुफलनी। एक मतलब एक मोनो अर्थात कार्पिक, बहुफलनी अर्थात पॉलीकार्पिक। कहने का मतलब ये है कि ये पौधे फलों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं पादप, एक फलनी और बहुफलनी। एक फलनी जिनके ऊपर एक बार पुष्पासन अर्थात एक बार फूल आएगा जीवन काल में, या एक बार वो क्या देते हैं, फल देते हैं। बहुफलनी वे होते हैं जिन पर जीवन काल में कई बार क्या आ जाते हैं, फल आ जाते हैं अर्थात पुष्पासन आ जाता है। आप पुष्पासन कहिए या फल कहिए, दोनों बात एक ही है। जब पुष्प आएगा जब ही फल आएगा, है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं। यानी एक फलनी मैंने बताया कि अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही इस पर पुष्पासन होता है, या एक ही बार जीवन काल में फल आता है। कहने का मतलब यह है, अगर मैं आयु की बात करूं एक फलनी की, तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक वर्षीय और द्विवर्षीय। एक वर्षीय जिनका जीवन काल 1 साल का होता है, द्विवर्षीय जिनका जीवन काल 2 साल का होता है। जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प आएंगे, जैसे आपने गेहूं में देखा होगा, चावल में देखा होगा। साल में हर साल फसल लगाई जाती है, हर साल पुष्प आता है, हर साल उस पर फल बनता है और कट कर खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय हो जाता है। उसके बाद आता है द्विवर्षीय। द्विवर्षीय का जीवन काल बच्चों 2 वर्ष का होता है, लेकिन जीवन में केवल एक ही बार क्या आता है, पुष्पासन आता है, जैसे गाजर और मूली में आपने देखा होगा। उसके बाद हमने समझा बहुफलनी। बहुफलनी का मतलब है जीवन काल में कई बार पुष्पासन होगा अर्थात कई बार फल बनेंगे, और ये ज्यादातर बहुवर्षीय होते हैं। यानी इनका जीवन काल जो है मेरे प्यारे बच्चों कितने साल का होगा, कई साल का हो सकता है। जैसे आम आप देखते हैं, उस पर हर साल फूल आता है और हर साल फल बनता है, और जीवन काल भी बड़ा लंबा चलता है प्यारे बच्चों। जैसे सेब में है, संतरे में है, अमरूद में है, ये सब इसी प्रकार के उदाहरण हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद थोड़ा सा हम एक अपवाद समझने वाले हैं। जैसे आपने बांस में देखा होगा, बंबू जिसे कहते हैं, इसकी आयु लगभग बच्चों अपने पूरे जीवन काल में यानी 50 से 100 साल के समथिंग अगर हम देखें, तो 50 से 100 साल में केवल एक ही बार पुष्पासन होता है। इसीलिए इसे एक फलनी कहते हैं, क्योंकि पूरे अपने 50 से 100 साल के जीवन काल में एक बार पुष्पासन आएगा प्यारे बच्चों, लेकिन जीवन काल बहुत लंबा चला इसका, है ना। तो इसीलिए इसे बहुवर्षीय भी कहते हैं। तो बांस से हमें 2 चीजें सीखने को मिली। तो ये एक फलनी भी है, लेकिन गिना किस में जाता है, बहुवर्षीय में। बहुफलनी में नहीं, बहुवर्षीय में। ठीक है, तो बंबू से आपने क्या समझा कि ये है एक फलनी, जीवन में केवल एक बार क्या है, पुष्पासन आया। और बच्चों है कैसा, बहुवर्षीय, लेकिन जीवन काल इसका बहुत लंबा चलता है। आपने देखा होगा, जिसे आसपास में बसैली के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद में आया स्ट्रोबिलेथस कुंथियाना। स्ट्रोबिथेलस कुंथियाना जो है, ये भी एक पेड़ है बच्चों। इसको नीला करौंजी के नाम से भी जानते हैं। इसके पूरे 12 साल में केवल एक बार पुष्प आएगा। तो बच्चों एक बार पुष्प आता है 12 साल में लगभग, यानी जीवन काल तो काफी लंबा चला, लेकिन फल एक ही बार आया। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, एक फलनी। तो ये हो गया फल के आधार पर, पुष्पासन के आधार पर, लेकिन जीवन काल 4 पर्णपत्र बताए थे मैंने आपको। तो बच्चों उसमें हमने क्या समझा था, बाह्य दल, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और बच्चों जयांग, इन चारों के बारे में हम समझ रहे थे। तो सबसे पहले हम पुंकेसर अर्थात लघु बीजाणु पर्ण के बारे में समझने वाले हैं बच्चों। जिसके आगे लघु लगता है उसका मतलब होता है सूक्ष्म अर्थात नर भाग, और जिसके आगे लगता है गुरु यानी गुरु बीजाणु, जैसे आप आगे जाके समझेंगे, गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु। तो बच्चों गुरु का मतलब होता है बड़ा अर्थात उसका मतलब होता है मादा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि बच्चों ये हमारा क्या है, पुष्प है। इस पुष्प के बराबर ये स्त्री केसर, जिसे हम जयांग के नाम से जानते थे, और इस भाग से ही प्यारे बच्चों यहां से निकल रहा था हमारा, यहां से ऐसे इस प्रकार से
इस प्रकार से निकल रहा था हमारा ये पूतंतु, और इसी के अंदर क्या पाए जाते थे, परागकण। तो बच्चों ये उसकी संरचना मैंने आपको यहाँ डिजाइन में बनाकर दिखाई है, स्वच्छ जैसे आपकी एनसीईआरटी किताब में बनी हुई है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमारे पास इस टाइम लाइव एग्जाम्पल नहीं है, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो सबसे पहले ऊपर की जो संरचना होती है उसे बोलते हैं परागकोश, इंग्लिश में कहते हैं एंथर। नीचे जो डंडी नुमा संरचना दिख रही है उसे बोलते हैं पूतंतु, इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये काली वाली, ठीक है, काले मार्कर से, ये इसको बोलते हैं हम पूतंतु। ठीक है बच्चों, पूतंतु। और उसके बाद ये पूतंतु को इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। ऊपर हो गया परागकोश, एंथर। अब जब ये दोनों संरचनाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसे हम पुंकेसर, स्टैमिन कहते हैं। और इस स्टैमिन अर्थात पुंकेसर के समूह को, ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्योंकि एक पुष्प पर ये ऐसा तो नहीं, ये दो भी हो सकते हैं ऐसे, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि एक ही हो, ये कई सारे हो सकते हैं। तो जब इनका समूह बन जाता है तो एक को तो हमने क्या कहा बच्चों, एक कहा हमने क्या, एक को कहा पुंकेसर। और ये जब सब सभी मिल जाएंगे तब उसे हम पुमंग के नाम से, एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने इतने हिस्सा ले लिया है, इतना आप देख सकते हैं, केवल इतना हिस्सा लिया है मैंने। इतने हिस्से को मैंने नीचे जूम कर कर आपको बड़ा कर कर दिखाया है, और इसको मैंने ऐसे काट दिया है, ऐसे 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 जब मैंने काटा तो कुछ संरचना आपको ऐसी दिखाई देगी। इसमें मैंने जब देखा तो मैंने इसके दो हिस्से देखे, दो भाग देखे। पहली पाली को मैंने प्रथम पाली और दूसरी पाली को द्वितीय पाली कहा प्यारे बच्चों। यहां पर आप देख सकते हैं ये इसके आपको भाग दिख रहे हैं, एक भाग, दो भाग। मैं पीछे देख लेता हूं, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए, साफ दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 4, यानी आपने देखा कि एक पाली में यानी प्रथम पाली में 2 कोष्ठक हमें मिले। ये जो भाग आप देख रहे हैं गोल गोल से, इन भाग को हम कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष्ठ। ठीक है, कोष्ठक, इन्हें हम कोष्ठक कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी एक पाली में आपको 2 कोष्ठक मिलते हैं, 1 कोष्ठक, 2 कोष्ठक, 3 कोष्ठक और 4, 1 2 3 4, यानी एक पाली में 2 कोष्ठक। और पूरे इस परागकोश के अंदर कितने कोष्ठक होते हैं प्यारे बच्चों, कितने कोष्ठक होते हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने देखा होगा ये जो ब्लैक वाली लाइन बीचों बीच जा रही है ऐसे, ये जा जो रही है, ये दोनों हिस्सों को जोड़ रही है। तो ये दोनों हिस्सों को जो जोड़ रही है इसे योजी कहते हैं। योजी, योजी अर्थात संयोजी, अर्थात चीज को जोड़े रखने का काम करती है, अनुकरण करने का काम करती है बच्चों। यानी 2 पालियों को जोड़ने का काम करती है, अर्थात इसी का काम पोषण अर्थात भोजन ग्रहण करने का होता है इस पूरे भाग के लिए। और ये मृद ऊतक से बनी होती है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मृद ऊतक। इसे पैरेन्काइमा के नाम से भी हम वहां पर जान रहे थे, मृद ऊतक को 9th क्लास में। बच्चों इसकी जो संरचना देख रहे हैं आप, वो द्विपालित होती है। एक पाली ये रही, एक पाली वो रही, यानी द्विपालित संरचना होती है किसकी, परागकोश की। और योजी जो होता है, जो मैंने आपको ये भाग बताया है, इस योजी को हम क्या कहते हैं, मृद ऊतक, यानी पैरेन्काइमा का बना होता है, मृद ऊतक का ये भाग बना होता है। एक पाली के अंदर 2 कोष्ठक होते हैं, और प्रति एक कोष्ठक को, हर एक कोष्ठक को बच्चों हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। क्या, किसके नाम से जानते हैं, लघु बीजाणुधानी। प्रति एक कोष्ठक को किसके नाम से जाना जाता है, लघु बीजाणु के धानी के नाम से जाना जाता है। और बच्चों जब ये लघु बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, परिपक्व होने का मतलब यह है कि जब इनके अंदर परागकण बन जाता है, जब ये परिपक्व होने अर्थात जब इनके अंदर परागकण बन जाते हैं, तब इसी को क्या कहा जाता है, परागपुट्टी या परागधानी अर्थात पोलन सैक के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप क्या समझे कि आप समझे कि ये जो परागकोश था, हम इस सर ने इसको जूम कर कर दिखाया है यहाँ पर, जिसे हम एंथर कह रहे थे, समझ गए। इसका अनुप्रस्थ काट किया, अनुप्रस्थ काट करके जब आपने देखा तो इसके अंदर आपको 2 पाली मिली, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। हर एक पाली में आपको एक कोष्ठक मिला, हर एक कोष्ठक को हम क्या कह रहे हैं, लघु बीजाणुधानी के नाम से बच्चों यहाँ पर जानते हैं। आपने देखा होगा ये नीचे जो लाइन आप देख रहे हैं, इसे लाइन ऑफ डिहेंस कहते हैं। नीचे हमारा जो है वो तंतु है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसकी जो संरचना होती है वह द्विपालित होती है, बीच में जो भाग होता है उसे योजी कहते हैं। वो योजी क्या करता है, दोनों पालियों को जोड़ने का काम करता है, मृदूतक से बना होता है और प्यारे बच्चों पोषण का संग्रहण अर्थात भोजन स्टोर करता है। संरचना कैसी होती है, द्विपालित होती है। योजी जो होता है वो मृदूतक से बना होता है,
जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं। एक पाली के अंदर 2 कोष्ठक होते हैं, 1 2 1 2। और बच्चों प्रति एक कोष्ठक को हम लघु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। और जब ये लघु बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती है, कहने का मतलब ये है जब यहाँ पर परागकण बन जाता है, और बच्चों जब बन जाता है तब इसे पराग पुट्टी लघु बीजाणुधानी नहीं कहते। उस टाइम जब यहाँ परागकण बन जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं, पराग पुट्टी या पोलन सैक के नाम या परागधानी के नाम से जानते हैं। बच्चों ये जो भाग था, ये इतना भाग जहां मैं मार्कर घुमा रहा हूं, ये जो जितना भाग आप देख रहे हैं, ये भाग जो जहां मैं मार्कर घुमा रहा हूं, ये भाग जहां मैं मार्कर घुमा रहा हूं प्यारे बच्चों, इस भाग को मैंने यहां पर डिजाइन किया है थोड़ा और जूम कर। आप देखेंगे इस भाग में सबसे पहली जो त्वचा है उसे बाह्य त्वचा कहते हैं, और इस बाह्य त्वचा का एक स्तर होता है, और ये बाह्य त्वचा इस भाग को प्यारे बच्चों, इस भाग को क्या करती है, सुरक्षा देने का काम करती है। समझ पा रहे हैं? उसी के बाद अंदर, उससे अंदर की जो त्वचा होती है उसे एंथेथीसियम कहते हैं। इसका स्तर भी कितना होता है, 1 होता है। फिर उसके अंदर एक और त्वचा होती है जिसे हम मध्य स्तर कहते हैं, और मध्य स्तर त्वचा के बच्चों कितने स्तर होते हैं, 1 से 3 स्तर इसके होते हैं। ये एंथेथीसियम और मध्य स्तर दोनों मिलकर परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। परागकोश के स्फुटन, परागकोश एरिया, इसका स्फुटन का मतलब यह है जब यह फटेगा, परागकोश के फटने की क्रिया को ही स्फुटन कहते हैं बच्चों। स्फुटन, फूटना, अर्थात फूटना आप समझ सकते हैं, जब ये फूटेगा जब ही तो परागकण बाहर निकलेंगे। तो यानी दोनों जो त्वचा है एंथेथीसियम और मध्य स्तर, पता करता है नीट में कि बताओ मध्य स्तर की कितने स्तर होते हैं। तो बच्चों 1 से 3 स्तर किसके होते हैं, मध्य स्तर के। एंथेथीसियम 1 स्तर की होती है, बाह्य त्वचा 1 स्तर की होती है। इन सारी त्वचा के कार्य भी आपको याद होनी चाहिए। बाह्य त्वचा का कार्य क्या बताया मैंने, सुरक्षा प्रदान करने का। एंथेथीसियम और मध्य स्तर क्या करती है, परागकोश के स्फुटन अर्थात परागकोश के फटने में क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद आता है टैपिटम। टैपिटम का 1 स्तर होता है, और टैपिटम बहुकेंद्रीय होती है। कई बार पेपर में पूछता है कि टैपिटम का कार्य बताइए, तो बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पराग को जो टैपिटम है प्यारे बच्चों, पराग कणों को पोषण देने का कार्य करती है। आपको हाथों हाथ बताता चलता हूं, जो टैपिटम होती है वो क्या करती है, पराग कणों को पोषण देने का कार्य करती है। अब यहां पर आप बीचों बीच जो हिस्सा देख रहे हैं, इसका ये बीच वाला, इस बीज भाग में क्या भरा होता है, बीजाणु जन ऊतक भरे होते हैं, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू भरे होते हैं अंदर। इस स्पोरोजेनेसिस टिश्यू भरे होते हैं इस भाग के अंदर। आप ये देख रहे होंगे, ये जो भाग मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, बीजाणु जन ऊतक भरे होते हैं, जिसको हम स्पोरोजेनेसिस टिश्यू कहते हैं। ये आगे चलकर क्या करते हैं, परागकणों का बच्चों निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी हमारे आपको देख सकते हैं, ये भी आपकी किताब में बना हुआ डायग्राम होगा। इसी को और थोड़ा सा जूम कर देखेंगे तो इस कंडीशन की संरचना आपको दिखाई देगी। जिसे हमने पहले बताया, बाह्य त्वचा कितना स्तर होता है, जल्दी बताइए। इसका स्तर होता है 1, और फिर आ गई एंथेथीसियम, इसका भी स्तर कितना होता है, 1 स्तर इसका होता है। उसके बाद आ गई मध्य स्तर, मध्य स्तर का भी कितना, 1 से 3 स्तर इसके होते हैं। उसके बाद आ गई टैपिटम, टैपिटम का कितना स्तर होता है, 1 स्तर होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ पर ये छोटे छोटे आप कोशिकाएं देख रहे हैं, इनको बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, जैसे भी आपने यहाँ समझा, पूरी जानकारी मैंने आपको बताई, लघु बीजाणु मात्र कोशिका पर मैंने आपको यहाँ पर होल्ड कर दिया था। अब हम चलिए इसकी कहानी को समझते हैं कि यहाँ तक हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका तक कैसे पहुंचे थे। सबसे पहले ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर डायग्राम इसका कर लिया है। इसको मैंने यहाँ से, ये प्रथम पाली, ये द्वितीय पाली, ये प्रथम पाली का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण हो गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले चरण में जो आपको कोशिकाएं दिख रही हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अधोस्तरीय त्वचा, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। ये जो कोशिकाएं आपको यहाँ दिख रही हैं, छोटी छोटी नीले मार्कर से मैंने बनाई हैं, इनमें से एक कोशिका जो है आकार में बड़ी हो जाएगी, ज्यादा बड़ी नहीं, बहुत इनसे बड़ी हो जाएगी। जैसे आप दूसरे चरण में देख रहे हैं, मैंने लाल मार्कर से बनाई हुई है, ये आकार में थोड़ी बड़ी हो गई है। इस आकार में बड़ी कोशिका को हम प्रप्रसु कोशिका के नाम से जानते हैं। देखिए अधोस्तरीय में इनमें से एक कोशिका बड़ी हो जाती है, जिसे हम प्रप्रसु कोशिका के नाम से जानते हैं। इनमें से बड़ी हो जाती है बच्चों, इनमें से आकार में बड़ी हो जाती है, और जिसको हम दूसरे चरण में नाम दे रहे हैं प्रप्रसु कोशिका
कहते हैं। ये विभाजन करेगी बच्चों, और विभाजन का मतलब होता है टूट जाना अर्थात डिवाइड हो जाना। तो ये जो बड़ी हो गई, बड़ी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, बड़ी होती रहेगी होती रहेगी, और ये दो कोशिका अपने अंदर से बना लेगी। जिस पहली कोशिका को हम कहेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका, और बच्चों दूसरी कोशिका को हम नाम देंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। और ये जो हम अब इसको समझते हैं कि ये जो पहली कोशिका है ये क्या काम करेगी। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है प्यारे बच्चों, ये प्राथमिक भित्ति कोशिका लगातार विभाजन करेगी और स्तर बनाएगी। क्या बनाएगी? स्तर। कौन से स्तर बनाएगी? एंटीथीसियम, मध्य स्तर और टैपिटम। ये स्तर बना देगी तीनों। एंटीथीसियम में पहला एक स्तर होता है, मध्य स्तर में 2 और टैपिटम में 1 स्तर होता है। ये स्तर याद रखने हैं आपको, ठीक है। कौन सी कोशिका ने बनाए थे तीनों स्तर? आपको पता होना चाहिए। प्राथमिक भित्ति कोशिका लगातार विभाजित होकर 3 स्तर बनाती है, एंटीथीसियम, मध्य स्तर और टैपिटम। इनके अंदर कितना? 1 स्तर। इसका 1 से 3 स्तर और इसका 1 स्तर होता है। उसके बाद आती है बच्चों दूसरी कोशिका, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये दूसरी वाली कोशिका क्या करती है? ये जो कोशिका है बच्चों, ये भी लगातार विभाजन करेगी और लगातार विभाजन कर क्या बनाएगी? बीजाणुजन ऊतक का निर्माण करती है, जो आपको मैंने यहां पर पढ़ाया था बच्चों। इसके अंदर कौन क्या भरा होता है? बीजाणुजन ऊतक भरा होता है। ये आगे चलकर परागकणों का निर्माण करता है। तो जो दूसरी वाली कोशिका थी उसने लगातार विभाजन कर क्या चीज बनाई? बीजाणुजन ऊतक का निर्माण करा। ये आगे चलकर क्या बनेंगे? परागकण बन जाते हैं। और बच्चों ये जो बीजाणुजन ऊतक है, इसके अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जो आकार में बड़ी हो जाती हैं। आकार में बड़ी हो जाती हैं, यानी ये जो ऊतक है नीले रंग का, इसमें कुछ कोशिका पाई जाती हैं ऐसे, और ये आकार में बड़ी हो जाती हैं। इसमें से कुछ कोशिका क्या हो जाती हैं? आकार में बड़ी हो जाती हैं। और इन्हीं आकार में बड़ी कोशिका को हम पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका के नाम से बच्चों जानते हैं, जो मैंने आपको यहां बताया था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये जो बीजाणुजन ऊतक था, इसके अंदर कुछ सेल थी जो आकार में बड़ी हुई और जिनको हमने क्या कहा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका के नाम से कहा जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, बताओ ये 1 गुणित होती हैं कोशिकाएं, 2 गुणित? तो जो यहाँ पाई जा रही है बीजाणुजन ऊतक में, तो बच्चों ये कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। दोनों कोशिका एक ही नाम है दोनों का। तो ये आज का हमारा लेक्चर था बच्चों। कैसा लगा? इसकी जानकारी आप हमें बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए। जब तक के लिए जय हिंद और जय।